नमस्कार। सोचिए, भारत का संविधान ये दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने बड़े और इतने जरूरी दस्तावेज को बस कुछ ही मिनटों में समझना, क्या ये मुमकिन भी है? तो चलिए आज इसी चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम इसे एक बहुत मोटी किताब की तरह नहीं, बल्कि एक देश की रूपरेखा मतलब एक ब्लूप्रिंट की तरह देखने वाले हैं। हाँ, ये वो डिजाइन है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। और देखिए, हर अच्छे ब्लूप्रिंट की तरह इसकी भी एक बहुत मजबूत नींव होती है। तो किसी भी ब्लूप्रिंट की शुरुआत कहाँ से होती है? नींव से, है ना? हमारे संविधान की नींव भी सबसे पहले यही बताती है कि भाई ये राष्ट्र आखिर है क्या, इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं और हाँ, इसके नागरिक कौन लोग हैं। तो ये ब्लूप्रिंट सबसे पहले तो देश की जमीन मतलब उसके टेरिटरी की बात करता है, जो है पार्ट 1, और फिर उस जमीन पर रहने वाले लोगों की यानी सिटीजनशिप की, जो है पार्ट 2। मतलब साफ है, भारत राज्यों का एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और संसद ये तय करती है कि भारत का नागरिक कौन होगा। अच्छा, तो नींव तो रख दी गई। अब इसके बाद ये ब्लूप्रिंट उन पिलर्स, उन गारंटियों की बात करता है जो हर नागरिक को दिए गए हैं, और साथ ही ये भी बताता है कि नागरिकों से क्या उम्मीदें रखी जाती हैं। और ये है हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स। देखिए, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, ये वो गारंटियां हैं जिन्हें लेकर कोई भी अदालत जा सकता है। असल में ये एक ऐसा कवच है जो हर नागरिक को स्टेट की यानी सरकार की ताकत के खिलाफ मिलता है। पर सोचिए, सिर्फ अधिकार दे देना ही तो काफी नहीं होता ना, उन्हें बचाने के लिए कोई तरीका भी तो होना चाहिए। और बस इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, जो हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है, उसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। अब यहाँ इस ब्लूप्रिंट में एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ है पार्ट 3 के मौलिक अधिकार जो कानूनी तौर पर लागू होते हैं, मतलब उन्हें कोर्ट से इन्फोर्स कराया जा सकता है। और दूसरी तरफ है पार्ट 4 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो सरकार के लिए एक मॉरल कॉम्पस की तरह हैं। वो ये तो बताते हैं कि एक अच्छा राज कैसा होना चाहिए, पर उन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। और एक दिलचस्प बात, शुरू में जब ये ब्लूप्रिंट बना था ना, तो उसमें नागरिकों के कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं था। इन्हें तो 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ये याद दिलाने के लिए कि भाई अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। तो ठीक है, नींव भी बन गई, अधिकार भी मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट देश को चलाने वाली सरकारी मशीनरी को कैसे डिजाइन करता है। और हमारे संविधान की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी सिमेट्री। मतलब देश को चलाने के लिए जो सिस्टम सेंटर में बनाया गया है ना, लगभग वैसा ही एक पैरेलल सिस्टम राज्यों के लिए भी तैयार किया गया है। जरा देखिए, जो रोल सेंटर में प्रेसिडेंट का है वही स्टेट में गवर्नर का। जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही स्टेट में चीफ मिनिस्टर। और जैसे इस सेंटर के लिए अटॉर्नी जनरल, ठीक वैसे ही स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल। है ना, एकदम समानांतर व्यवस्था। इससे पूरा शासन बहुत स्मूथली चलता है। अच्छा, अब जब सेंटर और स्टेट्स दोनों जगह सरकारें बन गईं, तो सवाल ये है कि ये मिलकर काम कैसे करेंगी। तो हमारा ब्लूप्रिंट इसके बारे में भी बताता है। इसके लिए संविधान ने शक्तियों का एकदम साफ साफ बंटवारा कर दिया है। 3 लिस्ट बनाई गई हैं। पहली, यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है। दूसरी, स्टेट लिस्ट, जिस पर स्टेट्स कानून बनाते हैं। और तीसरी, कंकरेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। और यही सिस्टम हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की यानी संघीय ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन सोचिए, कोई भी ब्लूप्रिंट हमेशा के लिए पत्थर की लकीर तो नहीं हो सकता है ना। समय बदलता है तो जरूरतें भी बदलती हैं। तो सवाल यह है कि हमारा संविधान इन बदलावों को कैसे अपनाता है। इसके लिए इसमें 2 खास चीजें हैं। पहली, मुश्किल हालात के लिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल, यानी अगर देश पर कोई बड़ा संकट आ जाए, किसी राज्य में सरकार ठीक से काम न कर पाए या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो ऐसी स्थिति में सेंटर को देश संभालने के लिए कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं। और दूसरी चीज है इसमें खुद को बदलने यानी अमेंड करने का तरीका। कुछ बदलाव तो आसानी से सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। ज्यादातर बदलावों के लिए संसद में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। और जो सबसे जरूरी फेडरल मुद्दे हैं, उनके लिए तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए।
ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच एक कमाल का बैलेंस है। तो इस पूरे टूर के बाद एक सवाल तो बनता ही है कि आखिर हम संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं, और आज की तारीख में हमारी जिंदगी में इस महान ब्लूप्रिंट का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये एक सोचने वाली बात है ना?